हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम छायावादोत्तर युगीन हिंदी निबंध के दूसरे पार्ट को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने छायावादोत्तर युगीन हिंदी निबंध का पहला पार्ट देखा था। आज हम उसके दूसरे पार्ट को देखने वाले हैं। यानी ये जो क्रम है वो छायावादोत्तर युगीन निबंध का ही क्रम है। और इस वीडियो को मैंने दो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है। यानी पहला खंड हमने पहले वीडियो में देख लिया है, ये दूसरा खंड है। यानी उससे आगे के जो रचनाकार हैं, यानी छायावादोत्तर युगीन में ही कई श्रेणी के रचनाकार हैं, जैसे कुछ आलोचक वर्ग के रचनाकार हैं, तो उन्हें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पे तथ्य है वो हम देख लेते हैं। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, पंडित नंदुलाल वाजपेयी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा डॉक्टर इंद्रनाथ मदान मुख्यतः आलोचक हैं। आप सभी लोगों ने विचारात्मक निबंध अधिक लिखे हैं। तो ये जो रचनाकार हैं, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, पंडित नंदुलाल वाजपेयी तथा पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, ये सभी आलोचक भी हैं और इन्होंने जितने भी निबंध लिखे हैं वे सभी विचारात्मक श्रेणी के निबंध हैं। सबसे पहले जो रचनाकार इससे संबंधित हैं, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा, ये आलोचक हैं, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया। तो इनके जो निबंध हैं वो विचार प्रधान अधिक होंगे। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है वो भी देख लेते हैं हम। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के निबंधों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, गंभीर अध्ययन, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि एवं प्रौढ़ चिंतन। ऑप्शन बी, संवेदनशीलता और सरसता। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के निबंधों की विशेषता है गंभीर अध्ययन, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि एवं प्रौढ़ चिंतन तथा संवेदनशीलता और सरसता। यानी ए और बी दोनों सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, दोनों। इनसे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के निबंधों में गंभीर अध्ययन, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि एवं प्रौढ़ चिंतन के साथ ही संवेदनशीलता भी है, इसलिए आपके निबंध सरस होते हैं। अगर ये कथन पूछा जाएगा कि इनका है तो रामचंद्र तिवारी का। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है इससे संबंधित दृष्टिकोण, साहित्य अवलोकन, साहित्य शोध समीक्षा तथा साहित्य नया और पुराना आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। अगर पूछा जाए विनय मोहन शर्मा के निबंध कौन कौन से हैं, तो उनका पहला जो निबंध संग्रह है वह है दृष्टिकोण, दूसरा है साहित्य अवलोकन, तीसरा है साहित्य शोध समीक्षा तथा साहित्य नया और पुराना। इनका समय भी देख लेते हैं। दृष्टिकोण का समय है 1950, साहित्य अवलोकन का समय है 1953, साहित्य शोध समीक्षा का समय है 1958, साहित्य नया और पुराना का समय है 1972। तो ये चारों निबंध आप एक साइड लिखेंगे। यानी अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो निबंधों के जो नाम है यानी निबंध संग्रह एक और लिखेंगे और निबंधकार के रूप में आप लिखेंगे डॉक्टर विनय मोहन शर्मा। निबंध कौन कौन से हैं, निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? दृष्टिकोण, साहित्य अवलोकन, साहित्य शोध समीक्षा तथा साहित्य नया और पुराना। अगला नाम है पंडित नंदुलाल वाजपेयी जी का। अभी हमने इनका भी नाम देखा, आलोचक वर्ग में थे ये। इनसे संबंधित जो हमारा प्रश्न है वह है पंडित नंदुलाल वाजपेयी की रचनाओं की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, स्फुट निबंधों के रूप में लिखी गई है। ऑप्शन बी, सैद्धांतिक विवेचनों और व्यवहारिक समीक्षाओं के रूप में लिखी गई है। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। यानी इनके जो निबंध की जो विशेषता है वह किस रूप में लिखी गई, यानी स्फुट निबंध है या फिर सैद्धांतिक विवेचना है या व्यवहारिक समीक्षा है। ठीक है, आंसर करेंगे आप लोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों। नंदुलाल वाजपेयी की रचनाओं की विशेषता क्या है? स्फुट निबंधों के रूप में लिखी गई इनकी रचनाएं हैं तथा सैद्धांतिक विवेचना और व्यवहारिक समीक्षा के रूप में लिखी गई है। यानी निबंध भी हैं और वो समीक्षा के रूप में भी है। ठीक है, इनसे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पंडित नंदुलाल वाजपेयी छायावाद युग के श्रेष्ठ समीक्षक के रूप में विख्यात है। आपने विचार प्रधान समीक्षात्मक निबंध अधिक लिखे हैं। आपकी प्रायः सभी रचनाएं स्फुट निबंधों के रूप में ही लिखी गई हैं। निबंधों को ही संदर्भ के अनुकूल संग्रहित करके पुस्तकों का रूप दे दिया गया है। यानी
जिस विषय के संदर्भ में वो निबंध लिखे गए हैं उनको उसी शीर्षक के अनुरूप उन्हें एक पुस्तक में ढाल दिया गया है। हालांकि वो विचार प्रधान या कह सकते हैं वैचारिक चिंतन ही है उनका, लेकिन वो निबंध की श्रेणी में है। ठीक है। दूसरा जो तथ्य है 1932 से 67 तक, ठीक है, ये समय है तक बराबर सैद्धांतिक विवेचनाओं तथा साहित्यकारों एवं कवियों के संबंध में अनेक व्यवहारिक समीक्षाओं के रूप में आपने विद्वतापूर्ण सामग्री प्रस्तुत की है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तीसरा तथ्य है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, समय है 1942, आधुनिक साहित्य समय है 1950, नया साहित्य नए प्रश्न समय है 1955, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं समय है 1961, राष्ट्रीय साहित्य समय है 1965, नई कविता समय है 1976, रस सिद्धांत समय है 1977, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग समय है 1978, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा समय है 1978, रीति और शैली समय है 1979, आदि रचनाओं में आपके निबंध ही संग्रहित हैं। तो इनके प्रमुख जो आलोचनात्मक कह सकते हैं विचार जो हैं वो निबंध की श्रेणी में भी इनको रामचंद्र तिवारी रख रहे हैं। और इनकी रचनाओं को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो नंदुलारी वाजपेयी की जो पहली रचना है वह हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य, नई कविता, रस सिद्धांत, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली। ये जो रचनाएं हैं ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं किनका? नंदुलारे वाजपेयी जी का। ये आदि रचनाओं में क्या है? इनके निबंध ही संग्रहित हैं। तो इस दृष्टि से ये रचनाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आप इन सभी रचनाओं को एक और लिखेंगे और इनके रचनाकार के रूप में आप नंदुलारे वाजपेयी को लिखेंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जब आप निबंध का नोट्स बना रहे हो, क्योंकि आपका ये जो सेक्शन है वह UGC नेट और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब आप निबंध का नोट्स बना रहे हो तो जैसे मैंने पर वीडियोस में उसके सेक्शन को अलग कर दिया, यानी भारतेंदु युग के निबंधों को अलग कर दिया है, द्विवेदी युग के निबंधों को अलग कर दिया है, छायावाद के युग के निबंधों को अलग कर दिया है, छायावादोत्तर अभी हम कर रहे हैं। तो आप भी जब निबंध के सेक्शन में जाएंगे और उस तरीके से अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं तो आपको पहले भारतेंदु युग के जितने भी निबंध हैं और साथ ही उनके निबंधकारों को नाम लिख देंगे। फिर साथ उसके बाद आप द्विवेदी युग के निबंधकारों को देखेंगे और इसी तरीके से आप क्रमवार जब जाएंगे तो आपको एक कालक्रम भी पता चलता जाएगा कि यानी कौन सी रचना का क्रम किस रूप में आया है। ठीक है। तो ये एक तरीका है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसको इस तरीके से तैयार किया जाए ताकि जब प्रश्न अलग तरीके से घुमा कर पूछा जाए तो आपके लिए वहाँ दिक्कत ना आए। ठीक है। तो क्रमवार अगर नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए वहाँ बेहतर होगा, वो आपके लिए ठीक है, आपकी रणनीति के लिए वो ठीक है। बाकी अगर हम इसका तीसरा तथ्य देखें, नंदुलारे वाजपेयी से संबंधित, समीक्षात्मक होते हुए भी एक प्रकार की स्वच्छंद सौंदर्य चेतना के दबाव में लिखे जाने के कारण यह सारा लेखन निबंध की चौहद्दी में आ जाता है। ठीक है। यानी समीक्षात्मक लेख है, लेकिन जैसे ही हमने निबंध के प्रारंभिक वीडियो में देखा था कि निबंध की जो प्रवृत्ति होती है उसमें स्वच्छंद जो प्रवृत्ति है वो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति मानी गई थी। तो अगर समीक्षात्मक लेख लिखे जा रहे हैं और वो किसी तरीके से बंधन में बंधे नहीं हैं, यानी विचार उनके स्वतंत्र हैं, कोई उसमें बंधन नहीं है, तो ऐसे जो भी समीक्षात्मक लेख लिखे जाएंगे उन्हें निबंध की श्रेणी में माना जाएगा। ठीक है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो नंदुलारे वाजपेयी की जो समीक्षात्मक जो रचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं निबंध की प्रवृत्ति को के आसपास है। ठीक है। यानी जो स्वच्छंदता जो मुख्य प्रवृत्ति हम मानते हैं निबंध की, तो इस कारण इनके समीक्षात्मक जो रचनाएं हैं उनको निबंध के रूप में यहाँ शामिल किया गया है। ठीक है। और उन्हें निबंध की श्रेणी में रखा जा रहा है सिर्फ स्वच्छंदता जो प्रवृत्ति है उसके कारण। अगला जो तथ्य है नंदुलारे वाजपेयी से संबंधित वो है 1967 ईस्वी के बाद की प्रकाशित रचनाओं का संपादन उनके शिष्यों ने किया। यानी नंदुलारे वाजपेयी के शिष्यों ने 67 के बाद जितनी भी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं उसका संपादन किया है और इनमें आपके नए पुराने निबंधों को विषय अनुसार व्यवस्थित करके पुस्तक का रूप दे दिया गया है। यानी जिस संदर्भ में जिस निबंध को लिखा गया है या जो भी समीक्षात्मक लेख लिखे गए हैं उसको उसी शीर्षक के रूप में
व्यवस्थित कर दिया गया है और पुस्तक का रूप दे दिया गया है। वर्तमान हिंदी समीक्षा पर इन कृतियों का व्यापक प्रभाव पड़ा है। यानी अगर हम आज आधुनिक युग के कवियों पे अगर पुस्तक ढूंढना चाहें तो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, यानी अगर हम देखें नई कविता अगर आपको चाहिए तो नई कविता के संदर्भ में इनकी रचनाएं मिल जाएंगी, यानी इनके लेख मिल जाएंगे जिससे आपको मदद हो सकती है। ठीक है, तो जो जिस संदर्भ में वो विचार लिखे गए हैं, जो निबंध लिखे गए हैं, पुस्तक रूप में यानी शीर्षक के रूप में उसे उसी रूप में ढाल देना, तो इससे क्या हुआ कि साहित्य के जो अध्येता हैं उनके लिए लाभकारी हो गया। अगला जो नाम है वो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। इनका भी नाम आलोचक के रूप में हमने अभी देखा था। इस संबंधित जो प्रश्न है वह है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए गंभीरता और गूढ़ साहित्यिक व्यंग विनोद, ऑप्शन बी निर्बंध निबंध लेखन में प्रवृत्त होना, ऑप्शन सी समय समय पर निबंध लिखना, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की विशेषता है गंभीरता और गूढ़ साहित्यिक व्यंग विनोद। तो ये जो प्रवृत्ति है पहली, यानी ऑप्शन ए का जो भी आंसर है वह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के रचनाओं की विशेषता कह सकते हैं। गंभीरता भी है उसमें और गूढ़ साहित्यिक व्यंग विनोद भी है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अपनी गंभीरता के साथ ही गूढ़ साहित्यिक व्यंग विनोद के लिए भी प्रसिद्ध हैं। यदि आप निर्बंध निबंध लेखन में प्रवृत्त हुए होते तो निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट निबंधकार होते। समय समय पर लिखे गए आपके निबंधों का संकलन हिंदी का सामयिक साहित्य नाम से प्रकाशित हुआ है। यानी इन्होंने जो भी निबंध लिखे हैं वह हिंदी का सामयिक साहित्य इस संग्रह के रूप में इनके सभी निबंध जो हैं वो प्रकाशित हुए हैं, यानी इसी संग्रह के अंतर्गत हुए हैं इनके निबंध। तो इसका समय क्या है 1951 है। हिंदी का सामयिक साहित्य। अगला जो तथ्य है इससे संबंधित, इसमें महावीर तीर्थ की यात्रा और हाम मेधिकी जैसे संस्मरणात्मक निबंध आपकी रचनात्मक प्रतिभा के द्योतक हैं। निबंध संग्रह का क्या नाम है? हिंदी का सामयिक साहित्य। इस निबंध संग्रह के अंतर्गत ये दो निबंध जो हैं वो संस्मरणात्मक निबंध हैं। ठीक है, अगर प्रश्न पूछा जाए महावीर तीर्थ की यात्रा या हाम मेधिकी किस प्रकार के निबंध है तो पहला आपका उत्तर क्या हो जाएगा? संस्मरणात्मक निबंध है। पूछा जाएगा ये दोनों निबंध किस संग्रह में प्रकाशित हैं तो हिंदी का सामयिक साहित्य हो जाएगा आंसर। अगर ये पूछा जाए महावीर की तीर्थ की यात्रा या फिर हाम मेधिकी किसके निबंध है तो ये आपका उत्तर हो जाएगा पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। या पूछा जाए हिंदी का सामयिक साहित्य किसका निबंध संग्रह है तो उत्तर क्या हो जाएगा? पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब आप क्या करेंगे? हिंदी का सामयिक साहित्य एक और लिखेंगे, इसे निबंध संग्रह का नाम देंगे। इसके अंतर्गत दो संस्मरणात्मक निबंध है। कौन से? महावीर तीर्थ की यात्रा और हाम मेधिकी। ठीक है, इसे भी लिखेंगे और साथ ही आप सामने क्या लिखेंगे? हिंदी इसके जो प्रमुख निबंधकार हैं पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। समय क्या है हिंदी का सामयिक साहित्य का? 1951, प्रकाशन वर्ष 1951। अगला जो तथ्य है वह है गंभीर विचारात्मक निबंधों में भी आपकी व्यंग्य शैली लक्षित होती है जो उन्हें एक प्रकार की निजी मर्यादा प्रदान करती है। ठीक है, तो यह भी जो अगर हम देखें तो कथन रूप में जितने भी कथन आ रहे हैं यहाँ पे, तथ्य रूप में जो भी कथन आ रहे हैं वो सभी कथन किनके हैं? रामचंद्र तिवारी के हैं। अगर कोई विशेष रचनाकार या आलोचक होंगे तो उनका नाम मैं मेंशन कर दूँगी। ठीक है, तो फिलहाल अगर जो कथन आएंगे वो सभी रामचंद्र तिवारी के कथन होंगे। अगला जो नाम है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। इनका भी नाम हमने आलोचक वर्ग में देखा था। 5 आलोचक थे, 5 आलोचक को हमने देख लिया। ठीक है, तो इंद्रनाथ मदान आखिरी आलोचक हैं। इनसे संबंधित जो प्रश्न है, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए आलोचक और विचारात्मक निबंध लेखक, ऑप्शन बी साहित्यिक और सांस्कृतिक निबंध लेखक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा, अभी हमने पहले भी देखा था, आलोचक और विचारात्मक निबंध लेखक। तो इंद्रनाथ मदान की विशेषता क्या है कि ये आलोचक भी हैं और विचारात्मक निबंध लेखक भी हैं। संबंधित दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इंद्रनाथ मदान के निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं? ऑप्शन ए आलोचना तथा काव्य, ऑप्शन बी निबंध और निबंध, ऑप्शन सी कुछ उथले कुछ गहरे, ऑप्शन डी सभी। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा इंद्रनाथ मदान के निबंध संग्रहों का नाम है ऑप्शन डी सभी, आलोचना तथा काव्य, निबंध और निबंध, कुछ उतले कुछ गहरे। संबंधित तथ्य देख लेते हैं।
सबसे पहला जो तथ्य है, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान सभी प्रकार के वादों से मुक्त प्रगतिशील समीक्षक है। ठीक है, कैसे समीक्षक है? प्रगतिशील समीक्षक है। हमने मार्क्सवादी आलोचक की श्रेणी में भी इनका नाम देखा था। ठीक है, आपके विचार प्रधान समीक्षात्मक निबंध के कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। दूसरा तथ्य देख लेते हैं। दूसरा तथ्य है आलोचना तथा काव्य, जिसका समय है 1960, निबंध और निबंध, समय है 1966, कुछ उतले कुछ गहरे, समय है 1974, विदा अलविदा, समय है 1982। आपके श्रेष्ठ निबंध संग्रह हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इससे संबंधित? निबंध संग्रह इनका महत्वपूर्ण है। सबसे पहला निबंध है संग्रह है इनका आलोचना तथा काव्य, दूसरा है निबंध और निबंध, तीसरा है कुछ उथले कुछ गहरे, चौथा है विदा अलविदा। ये सभी निबंध संग्रह आप एक ओर लिखेंगे, दूसरी ओर आप इनके निबंधकार डॉक्टर इंद्रनाथ मदान को लिखेंगे। ठीक है, नोट्स इस प्रकार ही तैयार करेंगे। इससे संबंधित जो अगला तथ्य है वह भी देख लेते हैं। इनमें व्यक्तित्व व्यंजकता की दृष्टि से कुछ उतले कुछ गहरे को अच्छी ख्याति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो अगर इनका प्रसिद्ध अगर कहें कि जो प्रसिद्ध हुआ है, जिसे ख्याति प्राप्त हुई है, वह कौन से निबंध संग्रह है? कुछ उतले कुछ गहरे। अगले जो रचनाकार हैं वो छायावादोत्तर युगीन के ही अन्य रचनाकार हैं। ठीक है, यानी आलोचक वर्ग से अलग जो रचनाकार हैं उनको हम देख लेते हैं। ठाकुर राम आधार सिंह, इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, यानी आलोचक श्रेणी में जो भी हमने 5 रचनाकार देखा था वो देख लिया। अब उसके बाद जो रचनाकार आएंगे वो भी छायावादोत्तर युगीन रचनाकार हैं। ठीक है, तो उनमें नाम है ठाकुर राम आधार सिंह। संबंधित प्रश्न है, ठाकुर राम आधार सिंह के निबंध संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए माटी का फूल, ऑप्शन बी लहरपंथी, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा ठाकुर राम आधार सिंह के निबंध संग्रह का नाम है माटी का फूल और लहरपंथी। तो ये दोनों जो निबंध संग्रह हैं वो किनका है? ठाकुर राम आधार सिंह का। महत्वपूर्ण है आपके लिए। नाम आप एक ओर लिखेंगे, यानी निबंध संग्रह का नाम, और दूसरी ओर निबंधकार। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। ठाकुर राम आधार सिंह का निबंध संग्रह माटी का फूल, समय है 1953, प्रकाशित है। ठीक है, 1953 ईस्वी में प्रकाशित है। तो माटी का फूल 1953 आपके लिए समय महत्वपूर्ण हो जाता है। रचनाकार या निबंधकार कौन है? ठाकुर राम आधार सिंह। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है, स्वयं लेखक के शब्दों में, यानी स्वयं ठाकुर राम आधार सिंह के शब्दों में भावों की कुटी में विचारों के वार्तालाप के रूप में उसके निबंधों की सृष्टि हुई है। यानी अगर हम ठाकुर राम आधार सिंह के शब्दों में देखें तो उन्होंने निबंध को किस रूप में परिभाषित किया है? उन्होंने कहा है कि भावों की कुटी में विचारों का वार्तालाप है। यानी निबंध इनके रूप में, अगर निबंध की परिभाषा देखें ठाकुर राम आधार सिंह के शब्दों में, तो उन्होंने क्या कहा है? भावों की कुटी में विचारों का वार्तालाप। प्रश्न अगर पूछा जाए कि भावों की कुटी में विचारों का वार्तालाप निबंध को इस रूप में किसने परिभाषित किया है, या निबंध की यह परिभाषा किसने दी है? तो उत्तर क्या होगा? ठाकुर राम आधार सिंह। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है इनसे संबंधित, लहरपंथी, समय क्या है? 1957 का प्रकाशन आपकी मृत्यु के बाद हुआ है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि ठाकुर राम आधार सिंह की मृत्यु के बाद कौन सा निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ है, उत्तर क्या होगा? लहरपंथी। इसमें लहर और पंथी के बीच वार्तालाप शैली में दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है। लेखक के असामयिक निधन से ललित निबंधों के विकास में एक सशक्त योगदान की संभावना सदा के लिए समाप्त हो गई। अगर एक रूप में देखें तो ये ललित निबंधकार भी थे। ठीक है, तो यह यहाँ पे रामचंद्र तिवारी ने रेखांकित किया है कि लेखक के असामयिक निधन से ललित निबंधों के विकास में, यानी अगर ये जीवित होते तो ललित निबंधकारों में इनका भी नाम प्रमुख रूप से लिया जाता। ठीक है, अगले रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वह है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के निबंधों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए जीवन मूल्यों को नई पीढ़ी को सौंपने का प्रयत्न है, ऑप्शन बी अद्भुत ऊर्जा और तरल संवेदना है, ऑप्शन सी दोनों है, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के निबंधों की विशेषता क्या है? जीवन मूल्यों को नई पीढ़ी को सौंपने का प्रयत्न है, अद्भुत ऊर्जा और तरल संवेदना है। दोनों ही विशेषताएं किनकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के निबंधों की विशेषता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं।
पहला जो तथ्य है वह है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर छायावाद युग के रचनाकार हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो छायावाद युग के रचनाकार हैं ये। दूसरा जो तथ्य है आपके नई पीढ़ी नए विचार। अब इनके निबंध संग्रहों को देख लेते हैं। नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायोलिया के घुंघरू, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, शन बोले कन मुस्काए, जिए तो ऐसे जिए, अनुशासन की राह में कारवां आगे बढ़े, जिंदगी लहलहाई, सतह के तह में आदि प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। प्रश्न अगर पूछा जाए कि माटी हो गई सोना निबंध जो है वह किनका निबंध है, तो उत्तर क्या होगा? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। तो महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? इनका समय भी है, एक बार समय भी देख लेते हैं। नई पीढ़ी नए विचार, समय है 1949। जिंदगी मुस्कुराई, समय है 1954। बाजे पायलिया के घुंघरू, समय है 1957। माटी हो गई सोना, समय है 1957। महके आंगन चहके द्वार, 1962। शन बोले कल मुस्काए, 1963। जिए तो ऐसे जिए, 1975। अनुशासन की राह में, 1977। कारवां आगे बढ़े, 1984। जिंदगी लहलहाई, 1984। सतह के तह में, 1986। तो ये जो निबंध संग्रह हैं वह किनका है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह भी देख लेते हैं। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में। अब ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने यहाँ पे रामचंद्र तिवारी मेंशन कर दिया है। अदरवाइज़ अगर आप बाकी अगर कथनों को भी देखें तो वहाँ पर भी वो जो कथन है वो रामचंद्र तिवारी के ही कथन है, लेकिन वो महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगा इसलिए मैंने वहाँ पे वो मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के संदर्भ में या उनकी विशेषताओं के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण तथ्य रेखांकित करते हैं। ठीक है, तो रामचंद्र तिवारी के शब्दों में अगर हम देखें तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के गद्य में जीवन को नया संस्कार देने की उद्घट कामना है। वह अद्भुत ऊर्जा से दीप्त और तरल संवेदना से सीखते हैं। वस्तुतः स्वतंत्रता संग्राम के बीच जो जीवन मूल्य हमें शक्ति और प्रेरणा दे रहे थे और जिनके आधार पर हमारा राष्ट्रीय चरित्र विकसित हुआ था, प्रभाकर जी ने अपनी समस्त गद्य कृतियों के माध्यम से उन्हीं जीवन मूल्यों को नई पीढ़ी को सौंपने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। तो यह जो कथन है वह महत्वपूर्ण मुझे इस दृष्टि से लगा कि यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि कौन से ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ जीवन मूल्यों को भी नई पीढ़ी की ओर अग्रसित किया है। तो वह कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं और इस तथ्य को रेखांकित कर रहे हैं डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। अगले जो रचनाकार हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है वह है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए आत्मव्यंजना और सांस्कृतिक पहलू, ऑप्शन बी विचारात्मक और भावात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषता क्या है? आत्मव्यंजना और सांस्कृतिक पहलू और विचारात्मक और भावात्मक। तो इनके निबंधों की ये सभी जो विशेषताएं हैं यानी विचारात्मक भी हैं, भावात्मक भी हैं, उनमें आत्मव्यंजना भी है और सांस्कृतिक पक्ष को भी उसमें खंडित किया गया है। अगला जो प्रश्न है वह है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रहों के नाम क्या हैं? ऑप्शन ए अशोक के फूल, ऑप्शन बी कल्पलता, ऑप्शन सी कुटज, ऑप्शन डी सभी। आंसर करेंगे। सही उत्तर है अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज सभी इनके निबंध संग्रह हैं। अगला जो तथ्य है वह है प्रश्न है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के चिंतन का केंद्रीय विषय क्या है? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी धर्म दर्शन, ऑप्शन डी विज्ञान। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के चिंतन का केंद्रीय विषय क्या है? मनुष्य। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहला जो तथ्य है वह है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्विवाद रूप से छायावादोत्तर निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके निबंधों की आधार भूमि भारतीय संस्कृति है। ठीक है, तो निबंधों की आधार भूमि क्या है हजारी प्रसाद द्विवेदी की? भारतीय संस्कृति है। यह तथ्य कौन रेखांकित कर रहा है? रामचंद्र तिवारी। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह रामचंद्र तिवारी के शब्दों में किसी भी पुष्प, पौधे, पशु या पक्षी
को माध्यम बनाकर एक मनोरम भावभूमि की सृष्टि करते हुए भारत के अतीत और वर्तमान सांस्कृतिक जीवन की सरसता को छू लेना द्विवेदी जी के लिए एक सहज व्यापार है। आपकी दृष्टि में साहित्य एवं जीवन की हर समस्या का एक सांस्कृतिक पहलू है, जिसकी जानकारी समस्या के उचित समाधान के लिए आवश्यक है। आपके श्रेष्ठ निबंधों में आत्मव्यंजना का तत्व प्रधान है, इसलिए विषय माध्यम के रूप में सामने रहता है और आपका व्यक्तित्व धीरे धीरे उभर कर पाठक के मन पर छा जाता है। अगर ये कथन आपको यहाँ से अगर लगे कि बहुत ज़्यादा या लंबा कथन है, याद नहीं रह सकता है, तो आप इतने कथन को भी महत्वपूर्ण मानकर इसे रेखांकित कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पुष्प, पौधे, पशु या पक्षी को माध्यम बनाकर एक मनोरम भावभूमि की सृष्टि करते हुए भारत के अतीत और वर्तमान सांस्कृतिक जीवन की सरसता को छू लेना द्विवेदी जी के लिए एक सहज व्यापार है। किस आलोचक या फिर किस लेखक का मंतव्य है, किसके विषय में है? तो सबसे पहले तो यह हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में है और रामचंद्र तिवारी इसे रेखांकित करते हैं। ठीक है, अभी हम इनके निबंध संग्रहों को देख लेते हैं। सबसे पहला जो इनका निबंध संग्रह है अशोक के फूल, समय क्या है 1948, कल्पलता समय है 1951, मध्यकालीन धर्म साधना समय है 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कुटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। तो ये सभी निबंध क्या हैं, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। और इन निबंधों की विशेषता यही है कि इनमें जो मनुष्य को जो है वो या भारतीय संस्कृति को भी इसमें आधार रूप में लिया गया है। ठीक है, संबंधित तथ्य अगला जो है वह है अब आपकी संपूर्ण रचनाओं का संग्रह, यानी हज़ारी प्रसाद द्विवेदी की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली शीर्षक से 11 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अगर प्रश्न पूछा जाए हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने खंडों में विभक्त है, तो यह 11 खंडों में विभक्त है। उनमें 8वां और 9वां खंड निबंध संकलित है। ठीक है, यानी 11 खंड में 8वां और 9वां जो खंड है यह पूरी तरीके से निबंध पर केंद्रित है। अगला जो तथ्य है वह आपके निबंधों में विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, कथात्मक, वर्णनात्मक आदि सभी शैली तत्व मिल जाते हैं। इनके अतिरिक्त भाषण शैली की प्रवाहमयता, उद्धरण बहुलता, आत्मीयता एवं सजीवता भी आपके निबंधों की रमणीयता के प्रमुख कारण हैं। अगला तथ्य है आपके चिंतन का केंद्रीय विषय मनुष्य है। महत्वपूर्ण है ये। मनुष्य की जय यात्रा पर आपका अखंड विश्वास है। संस्कृति, धर्म, दर्शन, विज्ञान तथा समस्त कला साधनाएं मनुष्य की जय यात्रा के विजय उद्घोष हैं। अपरिमेय जिजीविषा से प्रेरित मनुष्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। जड़ता के अनेक स्तरों को तोड़कर वह चिन्मय तत्व की उपलब्धि के लिए अग्रसर है। द्विवेदी जी ने इसी मनुष्य को उसके पूरे सांस्कृतिक ऐतिहासिक परिवेश में मूर्त करने का प्रयत्न किया है। तो मनुष्य इनके चिंतन का केंद्रीय विषय रहा है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों से संबंधित। अगला जो तथ्य है वह है आचार्य शुक्ल के बाद हिंदी निबंध को नवीन मोड़ देकर आचार्य द्विवेदी ने ऐतिहासिक महत्व का कार्य किया है। लालित्य और आत्मव्यंजना की दृष्टि से आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। तो शुक्ल के बाद अगर किन्हीं का महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वह निबंध की श्रेणी में वह आचार्य प्रसाद द्विवेदी का रहा है। अशोक के फूल, नाखून क्यों पड़ते हैं, देवदारू, कुटज, वसंत आ गया, वर्षा, गोंड, घनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया आदि हिंदी निबंध साहित्य के क्लासिक बन गए। तो ये जो निबंध हैं यह हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के लोकप्रिय कह सकते हैं निबंध हैं और यह बहुत पढ़े जाने वाले निबंध है। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई निबंध ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो रामचंद्र तिवारी ने इन निबंधों को हिंदी निबंध साहित्य के क्लासिक के रूप में देखा है। ठीक है, अगले जो निबंधकार हैं वह महादेवी वर्मा हैं। महादेवी वर्मा के निबंधों की विशेषता क्या है? प्रश्न है। ऑप्शन ए अलंकृत और भावमय, ऑप्शन बी विचारपूर्ण और प्रांजल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा के निबंधों की विशेषता क्या है? दोनों, सी दोनों, यानी अलंकृत और भावमय भी है, विचारपूर्ण और प्रांजल भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा के निबंध संग्रहों के नाम क्या है? ऑप्शन ए श्रृंखला की कड़ियाँ, ऑप्शन बी छंदा, ऑप्शन सी साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, ऑप्शन डी सभी। आंसर करेंगे। महादेवी वर्मा के निबंध संग्रहों का नाम क्या है?
सभी, श्रृंखला की कड़ियाँ, छंदा और साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध। अगला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ में महादेवी वर्मा ने किस विषय पर विचार किया है? ऑप्शन ए भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों पर, ऑप्शन बी कला और साहित्य के विविध पक्षों पर, ऑप्शन सी साहित्य की आस्था पर, ऑप्शन डी भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषताओं पर। आंसर करेंगे। ये बहुत कह सकते हैं एक चर्चित भी निबंध है इनका। जब स्त्री विमर्श की बात होती है तो महादेवी वर्मा की इस पुस्तक का नाम या जिक्र कह सकते हैं सबसे पहले लिया जाता है। तो इसमें जो भारतीय नारी के विषम परिस्थितियों को दिखाया गया है या दर्शाया गया है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, महादेवी वर्मा के निबंधों में क्या विशेष है? ऑप्शन ए विचार प्रधानता तथा अनुभूत्यात्मक संवेदनशीलता, ऑप्शन बी अलंकृत और प्रांजल गद्य रचना, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर करेंगे। सही उत्तर होगा दोनों, यानी विचार प्रधानता भी है, अनुभूत्यात्मक संवेदनशीलता भी है, अलंकृत और प्रांजल गद्य रचना भी है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के स्वर में महादेवी वर्मा ने क्या किया है? भारतीय संस्कृति के स्वर, इनका एक और निबंध संग्रह है। इस निबंध संग्रह में महादेवी वर्मा ने किस चीज़ को रेखांकित किया है? तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वह है भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषताओं को मौलिक दृष्टि से रेखांकित किया है। ऑप्शन बी साहित्य और संस्कृति के संबंध में गंभीर चिंतन व्यक्त किया है। ऑप्शन सी साहित्यकार की आस्था की केंद्रीय संवेदना को व्यक्त किया है। और ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषताओं को मौलिक दृष्टि से रेखांकित किया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहला है, निबंधों में महादेवी के विचार के क्षण मूर्त हुए हैं। उनके निबंध मूलतः विचार प्रधान है, किंतु उनमें अनुभूत्यात्मक संवेदनशीलता भी कम नहीं है। स्वयं महादेवी के शब्दों में कहा जाए तो निबंधों में उनके विचार भाव की सीमा रेखा पर स्थित है। तीसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है, महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, श्रृंखला की कड़ियाँ, समय है 1942, छंदा, समय है 1957, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, समय है 1964, संकल्पिता, समय है 1968, संभाषण, समय है 1975, भारतीय संस्कृति के स्वर, समय है 1984। तो ये सभी निबंध संग्रह महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह हैं और यह परीक्षा उपयोगी भी है, यानी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है। तो निबंध संग्रह आप एक और लिखेंगे, निबंधकार के रूप में आप लिखेंगे महादेवी वर्मा। अगला जो तथ्य है, विवेचनात्मक गद्य में, यानी महादेवी का विवेचनात्मक गद्य, यह जो निबंध संग्रह है इसमें काव्य कला, छायावाद, रहस्यवाद, गीति काव्य, यथार्थ और आदर्श तथा हिंदी साहित्य की सामाजिक समस्या के संबंध में आपके गंभीर एवं मौलिक विचार व्यक्त हुए हैं। यानी विवेचनात्मक गद्य में इन विषयों पर मुख्य रूप से बात की गई है। श्रृंखला की कड़ियाँ की अगर हम बात करें, अगला जो तथ्य है श्रृंखला की कड़ियाँ, इसमें भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को अनेक दृष्टियों से देखा गया है। इन निबंधों में महादेवी ने पहली बार भारतीय नारी को सभी अनैतिक और अशोभनीय सामाजिक बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। अगला तथ्य छंदा, जो उनका निबंध संग्रह है, छंदा में यात्रा वर्णनों के अतिरिक्त कला और साहित्य के विविध पक्षों पर मौलिक विचार व्यक्त किए गए हैं। अगला जो निबंध संग्रह है वह है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध में आपकी आस्थामूलक रचना दृष्टि की केंद्रीय संवेदना व्यक्त हुई हैं तथा आपके अन्य निबंध संग्रह भी इसमें दिखाई देते हैं। अगला निबंध है संभाषण। संभाषण में विविध अवसरों पर आप द्वारा दिए गए भाषण संग्रहित हैं। इन भाषणों का प्रत्येक शब्द गहन संवेदना और सांस्कृतिक निष्ठा में डूबा हुआ है। ठीक है। इनके जितने भी निबंध संग्रह हैं उनमें क्या कुछ व्याख्यायित किया गया है या क्या कुछ अभिव्यक्त हुआ है उसके विषय में 2-3 बिंदुओं में बता दिया गया है। ठीक है। भारतीय संस्कृति के स्वर, यह भी उनका एक निबंध संग्रह है। इसमें महादेवी ने भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषताओं को मौलिक दृष्टि से देखने का रेखांकित किया है। ये हमने प्रश्न रूप में भी देखा था। अगला जो निबंध संग्रह है वह संकल्पिता है। इसमें साहित्य, संस्कृति, राष्ट्र, समाज आदि के संबंध में गंभीर चिंतन व्यक्त किया गया है। अगला जो है तथ्य वह है वस्तुतः महादेवी ने अपने निबंधों के माध्यम से हिंदी गद्य को एक अभिनव गरिमा से मंडित किया है। उनके निबंध अपनी निजता में अप्रतिम है। तो निबंध यानी महादेवी के जो निबंध हैं
अपनी निजता में अप्रतिम है, यह कथन किनका है? यह डॉक्टर रामचंद्र तिवारी का कथन है और यह महादेवी के निबंधों की विशेषताओं के रूप में इन्होंने कहा है। ठीक है, अगले जो निबंधकार हैं वह है महाराज कुमार रघुवीर सिंह। ठीक है, संबंधित प्रश्न है, महाराज कुमार रघुवीर सिंह की गद्य रचनाओं की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए भावपूर्ण और व्यंजना प्रधान, ऑप्शन बी विचारपूर्ण और प्रांजल, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही उत्तर होगा भावपूर्ण और व्यंजना प्रधान। तो महाराज कुमार रघुवीर सिंह की गद्य रचना की विशेषता क्या है? ये भावपूर्ण है और व्यंजना प्रधान है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। जीवन कर्ण, जीवन धूलि, बिखरे फूल, सप्तदीप तथा शेष स्मृतियाँ आपकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए जीवन कर्ण, जीवन धूलि या बिखरे फूल या सप्तदीप या शेष स्मृतियाँ किनके निबंध है, तो सही उत्तर क्या होगा, यानी रचनाकार का नाम होगा महाराज कुमार रघुवीर सिंह। अगला जो तथ्य है शेष स्मृतियाँ, जो अभी हमने देखा शेष स्मृतियाँ, समय है 1939। इसकी रचना से आपको सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है, यानी रघुवीर सिंह को सबसे ज़्यादा ख्याति किससे हुई है? शेष स्मृतियाँ से। इतिहास, ज्ञान, कल्पना, वैभव एवं भाव स्निग्धता ने मिलकर इन निबंधों को अद्वितीय बना दिया है। अगले जो निबंधकार हैं वह श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। श्री रामधारी सिंह दिनकर के निबंधों की विशेषता क्या है? प्रश्न है। ऑप्शन है विचार और विश्लेषण की प्रधानता, ऑप्शन बी है लालित्य और कवित्व, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर करेंगे। श्री रामधारी सिंह दिनकर के निबंधों की विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा सी दोनों, यानी विचार और विश्लेषण की प्रधानता है, लालित्य और कवित्व भी है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहला जो तथ्य है वह है श्री रामधारी सिंह दिनकर के निबंधों ने सहसा हिंदी जगत का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। दूसरा जो तथ्य है वह दिनकर जी ने दो प्रकार के निबंध लिखे। एक प्रकार तो उन निबंधों का है जो कविता की चौहद्दी के पास पढ़ते हैं, और दूसरा प्रकार उन निबंधों का है जिसमें विचार और विश्लेषण की प्रधानता है। यानी अगर हम निबंध वाले इस प्रश्न को देखें, यानी इनका जो विशेषता वाला जो प्रश्न था, विचार और विश्लेषण की प्रधानता और लालित्य और कवित्व, तो यानी इन्होंने दो प्रकार के निबंध लिखे हैं। पहले में विचार और विश्लेषण है, दूसरे में आपका लालित्य और कवित्व है। या आप पहले को लालित्य और कवित्व के करीब या नज़दीक मान ले और दूसरे को आप विचार और विश्लेषण के नज़दीक मान लें। ठीक है, तो ये दो प्रकार के निबंध हमको देखने को मिलते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के। दिनकर जी ने विचारात्मक, ठीक है, हमने देख लिया अभी दूसरा तथ्य। तीसरा जो तथ्य है, दिनकर जी ने विचारात्मक एवं व्यवहारिक समीक्षा से संबंध निबंधों में भी एक प्रकार का लालित्य है। ठीक है, अगर हम देखें तो व्यवहारिक और विचारात्मक जो निबंध है उसमें भी एक प्रकार का लालित्य है। दिनकर का कवि व्यक्तित्व तो उनमें परिलक्षित होता है, यानी विचार और विश्लेषण प्रधान निबंधों में भी दोनों रूप देखने को मिले हैं, यानी लालित्य और कवित्व का रूप जो है वहाँ भी दिखाई दे रहा है। निबंध संग्रहों की अगर हम बात करें तो मिट्टी की ओर, समय है 1946, अर्धनारीश्वर, समय है 1952, रेती के फोड़, समय है 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता, समय है 1956, वेणुवन, समय है 1958, उजली आग, समय है 1956, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, समय है 1958, धर्म, नैतिकता और विज्ञान 1959, और वट पीपल, समय है 1961, साहित्यमुखी, समय है 1968, आधुनिकता बोध, समय है 1973 आदि आपके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। ठीक है, तो निबंध संग्रह आप एक ओर लिखेंगे और दूसरी ओर निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर लिखेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह है, महत्वपूर्ण तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ महत्वपूर्ण है सभी। आपने अपने पूरे चिंतन में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, श्री विवेकानंद, श्री अरविंद, महात्मा गांधी की परंपरा का अनुसरण किया है। आपका धूप छाही व्यक्तित्व आपके निबंधों में व्यंजित होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से किन रचनाकारों को उन्होंने उनका अनुसरण नहीं किया है, तो वहाँ से आप छांट सकते हैं अगर आपको मालूम हो किनको इन्होंने, किन किन से इन्होंने प्रेरणा ग्रहण की, यानी राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, श्री विवेकानंद, अरविंद और महात्मा गांधी। तो इन पांचों का जो आप देखेंगे कि इनकी परंपरा का जो अनुसरण है वह इन्होंने किया है। ठीक है, अगले जो निबंधकार हैं श्री राजनाथ पांडे।
इनसे संबंधित जो तथ्य हैं, श्री राजनाथ पांडे के निबंधों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए विचार प्रधान और गंभीर, ऑप्शन बी आत्मव्यंजक और सरस, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा राजनाथ पांडे के निबंधों की विशेषता है विचार प्रधान है और गंभीर भी है तथा आत्मव्यंजक और सरस है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। श्री राजनाथ पांडे ने गद्य की सभी विधाओं में कुछ न कुछ लिखा है। आपके 3 निबंध संग्रह हैं, यानी राजनाथ पांडे के 3 निबंध संग्रह हैं। सुबह बनारस, शेष लकीरें, नया निर्माण, नए संकल्प। तो ये तीनों निबंध किनके हैं? महत्वपूर्ण भी हैं और ये राजनाथ पांडे के निबंध संग्रह हैं, लगभग एक साथ प्रकाशित हुए। तीसरा तथ्य है आपने विचार प्रधान, गंभीर और आत्मव्यंजक और सरस दोनों ही प्रकार के निबंध लिखे हैं। आत्मव्यंजक निबंधों में आपका मुक्त, हास्यप्रिय और प्रभावशाली व्यक्तित्व स्पष्ट झलकता है। महत्वपूर्ण क्या हमारे लिए है? इनके निबंध संग्रहों का नाम, पहला नाम है सुबह बनारस, दूसरा है शेष लकीरें, तीसरा है नया निर्माण, नए संकल्प। निबंधकार है राजनाथ पांडे। एक ओर आप निबंध संग्रह लिखेंगे, दूसरी ओर निबंधकार राजनाथ पांडे। निबंध लेखन की 2 पीढ़ी हमने पहले जो वीडियो में प्रारंभ किया था, यानी छायावाद उत्तर युग जब हमने प्रारंभ किया था तो वहाँ हमने 2 पीढ़ी से प्रारंभ किया था, यानी जो पहला प्रश्न ही था वह पीढ़ियों से संबंधित था। यानी छायावादोत्तर युगीन जब आप रचनाकारों को देखेंगे तो वो 2 पीढ़ियों में विभक्त है। पहली पीढ़ी में उन निबंधकारों की, फिर से जिक्र कर देते हैं हम उन पीढ़ियों को, यानी अगर हम पहली पीढ़ी की बात करें तो उन निबंधकारों की है जो छायावादी युग या उसके कुछ बाद से लिखते आ रहे हो और अब दिवंगत हो गए हैं। दूसरी पीढ़ी नए लेखकों की है जिनमें विषय और शैली की नवीनता है। तो हमने पहली पीढ़ी के रचनाकारों को क्या है पहले वीडियो में देख लिया था और पहले वीडियो का ही वो एक विस्तार जो है वह दूसरे वीडियो के प्रारंभ में हमने देखा, ठीक है। यानी अब तक जो हमने देखा वह पहली पीढ़ी के ही रचनाकार थे। दूसरी पीढ़ी के नए लेखकों में कौन कौन है? जिनमें विषय और शैली की नवीनता है। तो अब हम दूसरी पीढ़ी के निबंध लेखकों को देखने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है, तो दूसरी पीढ़ी के जो निबंध लेखक हैं उसे हम दूसरे वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, यानी छायावादोत्तर युगीन निबंध के 3 सेक्शन होंगे, ठीक है। उसके बाद एक और सेक्शन है इससे संबंधित, यानी हिंदी निबंध का जो विकास हम इस सेक्शन को कर रहे हैं। इस सेक्शन में 2 टॉपिक और रह जाते हैं, एक नई प्रतिभा और नया विश्वास, दूसरा है निबंध का भविष्य, हिंदी निबंध का भविष्य, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक और होंगे, तब हमारा जाकर हिंदी निबंध का विकास जो है वो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आलोचना की ओर बढ़ेंगे, यानी हिंदी आलोचना का विकास जो है वह हम करेंगे अगले वीडियोज़ में, यानी जब निबंध का विकास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो निबंध के विकास से संबंधित अभी 3 से 4 वीडियोज़ और आएंगे, ठीक है। तो आपको ये वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।